सरिता बिहार की रहने वाली रहती है। बिहार के ही चर्चित नेता पुष्पिंदर सिंह, जिनका पूरे बिहार में दबदबा रहता है। अब ऐसे में सरिता जो कि बीए करती है, बीए के बाद वो बीएड करती है, बीएड का एंट्रेंस देती है। अब एंट्रेंस में उसका नंबर कम आ जाता है। 1 से 1.5 लाख बीएड की फीस होती है। सरिता को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, वो इतने पैसे कहाँ से लाएगी। अब सरिता की एक दोस्त ने सरिता को बताया कि पुष्पिंदर नेता जो कि बिहार के एक बहुत चर्चित नेता है, वो तुम्हारा काम करवा सकते हैं, तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे और बहुत कम पैसों में। जब सरिता ये सुनती है तो बहुत खुश होती है। अब वो पुष्पिंदर सिंह से मिलने जाते हैं, लेकिन चूंकि वो एक बड़े नेता रहते हैं, अब ऐसे में पुष्पिंदर सिंह जो सरिता से मिल नहीं पाते हैं। लगभग सरिता को 3 से 4 दिन लग जाता है पुष्पिंदर सिंह से मिलने में। सरिता उन्हें पूरी बात बताती है। पुष्पिंदर सिंह कहते हैं कि ठीक है, आपका काम हो जाएगा, आप रात को हमारे बंगले पर आइए, वहीं पर हम आपका सब कुछ फार्म आपका देख लेंगे, कैसे क्या है, क्या बनना है, क्या करना है। अब सरिता अपनी पूरी फाइल लेकर के रात के 10 बजे पुष्पिंदर सिंह के मकान पर पहुंचती है, यानी कि बंगले पर पहुंचती है। पुष्पिंदर सिंह सरिता की फाइल देखते हैं और कहते हैं कि आपका काम चुटकियों में हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, आप एकदम सही आदमी के पास आए हैं। अब इसके बाद पुष्पिंदर सिंह सरिता को छूने लगते हैं। सरिता घबरा जाती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर वो सरिता का जो जंपर होता है वो निकाल करके फेंकने लगते हैं, लेकिन उतारने लगते हैं। सरिता मना करती है कि नेताजी आप ये क्या कर रहे हैं। अब नेताजी कहते हैं कि आपको बीएड में एडमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए, सीट वैसे भी फुल हो चुकी है। अब सरिता करे तो क्या करे, वो कुछ बोल नहीं पाती। इसके बाद पुष्पिंदर सिंह सरिता को एकदम नग्न कर देते हैं और सोफे पर लेटा देते हैं। फिर वो सरिता के साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाते हैं। सरिता ना चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाती। सुबह होती है, वो अपने कपड़े पहनती और फिर अपने घर चली आती है। सरिता इन सब चीजों से बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। सरिता मजबूर रहती है, ना चाहते हुए भी उसे एमएलए के पास जाना पड़ता है। इसके बावजूद भी सरिता की निर्मम हत्या हो जाती है। आखिर दोस्तों सरिता का हत्यारा कौन रहता है, क्योंकि सरिता ने तो एमएलए सुखविंदर सिंह से समझौता कर लिया था। वो जब भी बुलाते वो उनके यहाँ जाती, तो फिर सरिता की हत्या कैसे हो जाती। आप सोच में पड़ गए होंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोचक तथ्यों से भरी है और ऐसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम आपको पूरी घटना से रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ लोगों ने अपना नाम लेने को कहा था, पुणे से मनोज सिंह, राजू यादव, सुकुमारी वर्मा, नेहा जी, आपका कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। आगरा से आतिफ असलम, सना खान, जितेंद्र यादव, रघुवीर सिंह, उमेश जी, आप लोगों का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोग अच्छे अच्छे प्यार प्यारे कमेंट करते रहिए। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, लेकिन जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी अगली वीडियो में उनका नाम जरूर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सरिता जो पढ़ने में बहुत तेज रहती है, सरिता के पिता इंजीनियर रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी इंजीनियरिंग करे, लेकिन सरिता को बचपन से ही टीचर बनने का शौक रहता है। इसलिए बीए करने के तुरंत बाद वो बीएड का एंट्रेंस देती है, दिन रात पढ़ाई करती है। लेकिन दुर्भाग्य से सरिता का सरकारी स्तर पर बीएड में नहीं हो पाता है, प्राइवेट कॉलेज उसे मिल रहे होते हैं। अब ऐसे में 1 से 1.5 लाख रुपए सरिता के पिता देने से साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि एक तो तुमने हमारे कहने पर इंजीनियरिंग नहीं की, बीएड कर लिया, उस पर से तुम ये कह रही हो कि हम तुम्हारे बीएड के लिए 1.5 लाख रुपए तुम्हारे फीस जमा करें। अगर तुम बीएड करना चाहती हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी, हम तुम्हें 1 रुपये भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे घर में कोई भी टीचर नहीं बनता है, किसी की भी रुचि टीचर बनने में नहीं है। लेकिन तुमने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। हमारे पूरे खानदान में जितने भी लोग सब ज्यादातर इंजीनियर हैं और तुमने एक अलग ही रास्ता चुन लिया।
तो तुम अपना खुद ही देख। अब जब काव्या के पिता ओंकार ऐसा कहते हैं तो काव्या बहुत टूट जाती है। वो समझ नहीं पाती कि वो करे तो क्या करे, और फीस भी बहुत ज्यादा है, 1.5 लाख रुपए वो लाए तो कहाँ से लाए। काव्या काफी ज्यादा परेशान रहती है। ऐसे में काव्या की एक दोस्त रहती है रागिनी। रागिनी काव्या को बताती है, मेरे जानने वालों में से एक एमएलए है जो लड़कियों की, स्टूडेंट की बहुत हेल्प करते हैं और वो तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे और तुम्हारी बहुत कम फीस लगेगी। अब जब काव्या ये सुनती है तो वो एमएलए से मिलने जाती है, लेकिन 3 दिन हो जाते हैं वो एमएलए यानी कि पुष्पेंद्र सिंह से मिल नहीं पाती है। अब जब चौथे दिन काव्या उनसे मिलती है तो पुष्पेंद्र सिंह ज्यादा बात नहीं करते और कहते हैं कि अगर आप हमारे द्वारे पे आई हैं तो आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे बंगले पर आना होगा, क्योंकि आप तो यहाँ देखी नहीं, भीड़ इतनी ज्यादा है, हम किसका सुने। अब काव्या कहती है ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम आपके बंगले पर आ जाएंगे। अब काव्या दूसरे दिन रात के 7 बजे एमएलए साहब के बंगले पर पहुंचती है और जब बंगला देखती है तो दंग रह जाती है। दोनों ओर स्विमिंग पूल होता है, गार्डन होता है। अब काव्या वहां से होते हुए ठंडी ठंडी हवा खाते हुए एमएलए के मेन हॉल में पहुंचती है। एमएलए चौड़े से सोफे पर बैठे रहते हैं। अब उनके अगल बगल 2 बॉडीगार्ड रहते हैं। अब जैसी काव्या वहां पहुंचती है तो कहती है नमस्ते सर। एमएलए कहते हैं अरे आप हमें अपना मित्र समझिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब काव्या एमएलए साहब के लिए 2 किलो सेब भी ले जाती है। जब एमएलए साहब देखते हैं तो उनकी हंसी छूट जाती है और कहते हैं अरे ये सब चीजों की क्या जरूरत थी, कोई हम लड़का थोड़ी है छोटे से कि सेब खाएंगे। काव्या को भी हंसी आ जाती है। इसके बाद एमएलए और काव्या दोनों बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं। एमएलए साहब कहते ठीक है, अपना जो फाइल है वो रख दीजिए मेज पर। काव्या रख देती है। इसके बाद एमएलए साहब यानी कि सुखविंदर जी पूरा फाइल चेक करते हैं, देखते हैं, कहते हैं ठीक है आपका एडमिशन तो हो जाएगा, आप क्या है इतना परेशान है। काव्या कहती है ठीक है सर, आपके चरणों में आ गए हैं तो हमें पूरा यकीन था, क्योंकि हमारे दोस्त ने आपके बारे में बहुत बताया, जैसा बताया था हमने आपको वैसे ही पाया। अब एमएलए साहब कहते हैं ठीक है आपका काम हो जाएगा, थोड़ा ठंडा उंडा पी लीजिए तो जाइए। इसके बाद एमएलए साहब काव्या के ठंडा मंगाते हैं। काव्या ठंडा पीती है। अभी वो ठंडा पी ही रही होती है, एमएलए साहब काव्या के सलूट के इधर छूने लगते हैं। काव्या घबरा जाती है, कहती है एमएलए साहब आप ये क्या कर रहे हैं। एमएलए साहब कहते हैं अरे बीएड में तुम्हारा एडमिशन हो रहा है, तुम्हारी फीस मैंने इतनी कम करवा दी, अब सिर्फ 25,000 लगेगा, और भला ऐसे में तुम हमें मना कर रही हो। अब काव्या को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अब वो उनको मना नहीं कर पाती। इसके बाद एमएलए काव्या का जो टाप होता है वो निकाल करके हाल में ही फेंक देते हैं। और फिर इसके बाद काव्या को सोफे पर लिटा देते हैं। काव्या के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। काव्या शर्मा रही होती है। लेकिन इसके बाद एमएलए साहब काव्या के ऊपर चढ़ जाते हैं और बड़ी बेरहमी से, बेदर्दी से काव्या के साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब पूरे हाल में काव्या की जो चीखें होती, आवाजें होती, गूंज रही होती। सुबह होती है, काव्या ठीक से चल भी नहीं पाती। इसके बाद वो किसी तरीके से अपने घर पहुंचती है। काव्या का बीए में एडमिशन हो जाता है। काव्या अपना क्लास लेने लगती है, बहुत खुश रहती है। लेकिन जो एमएलए साहब रहते हैं वो, उनका जब भी मन करता है वो काव्या को बुलाते हैं और अपनी वासना काव्या से मिटाते हैं। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन एक दिन काव्या की निर्मम हत्या हो जाती है। पुलिस सीधे एमएलए साहब को अरेस्ट करती है और जेल भेज देती है। जांच पड़ताल शुरू होती है तो एमएलए साहब दोषी पाए जाते हैं। लेकिन जो काव्या की दोस्त रहती है रागिनी, वो पुलिस वालों को बार बार कहती है कि दोषी कोई और है, आरोपी कोई और है, और आप लोगों ने एमएलए साहब को झूठे गिरफ्तार कर लिया। मैं एमएलए साहब को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ये मानती हूँ एमएलए साहब काव्या के साथ संबंध बना रहे थे, लेकिन एमएलए साहब काव्या से प्यार करते थे, वो तो काव्या से शादी भी करना चाहते थे। तो भला ऐसे में कोई अपनी गर्लफ्रेंड को, प्रेमिका को मार क्यों देगा। अब पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आता। पुलिस केस की फाइल फिर से शुरू करती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगता है कि पुलिस के हाथ में फूल जाते हैं। अब जो एमएलए के दोनों बॉडीगार्ड रहते हैं, पुलिस उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ में उन्हें वो संदिग्ध नजर आते हैं। पुलिस उन्हें थाने में पकड़ लाती है। अब वहाँ सख्ती से पूछताछ होती है। आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, जितने बंगले में होते हैं, वो सब खंगाला जाता है। इधर पूछताछ चल रही होती है तो पुलिस के हाथ कुछ ऐसे फोटोज लगते हैं, वीडियोज लगते हैं कि दंग रह जाते हैं पुलिस वाले। काव्या रोज की तरह एमएलए के घर आती है। क्योंकि एमएलए साहब दूसरे शहर गए रहते हैं, आउट ऑफ सिटी रहते हैं, ऐसे में वो घर पर नहीं रहते। अब जो 2 बॉडीगार्ड रहते हैं
उनकी नीयत काव्या पर बिगड़ जाती है। वो काव्या को पकड़ लेते हैं और फिर काव्या को घसीटते हुए अंदर ले आते हैं और फिर काव्या के साथ वो गंदी हरकतें करते हैं, काव्या का रेप करते हैं। इसके बाद वो काव्या की हत्या कर देते हैं ताकि काव्या किसी को बता ना पाए कि आखिर काव्या के साथ क्या हुआ है और इन दोनों पर केस ना हो जाए, इसलिए वो काव्या के साथ ऐसा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वाले आरोपियों तक पहुंच जाते हैं। अब इधर जो एमएलए रहते हैं उन्हें जेल से रिहा किया जाता है और वो 2 बॉडीगार्ड रहते हैं जिन्होंने अपना जुर्म छुपाने के लिए एक निर्दोष की हत्या कर दी थी अपने गंदे इरादों के चलते, वो धर दबोचे जाते हैं। पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है, संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज देती है। अब वो दोनों बॉडीगार्ड जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं। इधर जो एमएलए रहते हैं वो आज भी काव्या के प्यार में पगलाए हैं, काव्या को याद करते हैं, रोते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशे के आदी हो गए। सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो मुजरिम होते हैं, आरोपी होते हैं, सोचते हैं कि अगर वो लड़की की हत्या कर देंगे तो पुलिस उन तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन आज तक ऐसा कोई केस आपने देखा है कि पुलिस उन आरोपियों को, उन रेपिस्टों को पकड़ ना पाई और उन्हें जेल की हवा न खिलाई? ऐसा कोई केस नहीं। इसलिए आरोपियों को यह सोचना चाहिए कि चाहे वो लड़की के साथ कुछ भी कर, सबूत मिटाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, पुलिस आरोपियों तक पहुंचते ही, ये कहावत तो जरूर आप लोगों ने सुनी होगी, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आप 24 घंटे पुलिस की नजर में होते हैं। भला ऐसे में कोई आरोपी पुलिस से, कानून से कैसे बच सकता है? बाकी दोस्तों, इस कहानी पर, इस घटना पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।